हाँ तो बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपका जो पर्यावरण अध्ययन है ना, पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है। और जिन बच्चों ने पहले फर्स्ट सेमेस्टर दिया था और वो अभी थर्ड सेमेस्टर में है और उनका भी उस पेपर में बैक रख गई थी ना, जो अभी थर्ड में है, तो उनके लिए भी क्लासेज है ये रामबाण साबित होगी। इस क्लासेज में मैं आपको 100 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो मैं आपको इस सीरीज में वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आपने ये 2-3 क्लासें देख ली तो जो MGSU का पेपर आएगा ना, 17 तारीख को आपका पेपर है, 17 फरवरी 2026 को, उसको आप चुटकियों में उड़ा दोगे। उस पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन है वो आधा नंबर का होता है। इस हिसाब से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो 50 नंबर का पेपर होगा, वहाँ कीजिएगा, और 100 उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 100 के 36% लाने होंगे। अर्थात अगर आप उसमें 36 क्वेश्चन राइट कर दोगे और 50 में से 18 नंबर ले आते हो तो आप क्लियर तौर से पास हो। तो हम टारगेट 40 का लेकर चलेंगे तो भी आराम से हो जाएगा, पर हमको ज़्यादा टारगेट लेना है। हमको ऐसे सोचना है कि 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 50 क्वेश्चन उड़ा देंगे और हमको 36 क्वेश्चन ही चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया तो भी हमारा चलेगा। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये 20 स्तर का पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये MGSU यूनिवर्सिटी के लिए लाभदायक क्लासें होंगी। और भी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का है उसके लिए भी रामबाण साबित होगी। जिसके भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी सब्जेक्ट, उनके लिए ये रामबाण क्लासेस साबित होने वाली हैं। तो आप इस क्लासों को देखिए और मैं भी आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप लास्ट में 100 क्वेश्चन पढ़ लो और फिर आपको लगे नहीं इस बंदे ने जो कराया उसमें दम है, इस बंदे के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ सकते हैं, और पेपर मिलान कर लेना। 2-3 क्वेश्चन, 2-3 वीडियो के बाद आप पेपर आए ना तो आपका मिलान करना, और हम आपके लिए आंसर की भी लेकर आएंगे। जब आपका 17 फरवरी को पेपर होगा, 17 फरवरी को ऐसा तक पेपर होगा, उसमें सबसे पहले जो आंसर की लाएंगे वो हम ही लाएंगे। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आंसर की डाल दी जाएगी इसकी, और हम पेपर आपको करा ही रहे हैं। तो अगर आप लास्ट तक चले जाओ और लगे कि इस बंदे में दम है, इसने जो कराया वो सही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, अंडमान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ये कह रहा है कि भारत है उसमें उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें अंडमान होगा, अंडमान, बी ऑप्शन इज राइट। एक सेकंड रुकना, हाँ, इसका अनुमान होगा। मृदा जल वायु व ताप आते हैं। क्या मृदा जल वायु व ताप किस में आते हैं? रासायनिक में थोड़ी होगा, मृदा रासायनिक में नहीं है। औद्योगिक में उद्योग थोड़ी है, और जैविक में भी नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए दे रखा है भौतिक, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। भौतिक वातावरण में ये आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसाधन की पहचान कीजिए जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। कोयला अंदर पाया जाता है, सोना ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो लोग छोड़ते क्या, अभी तो सोना के जो रेट बद रहे हैं वो तो पूछो ही मत आप, सोने के रेट। अब्रक ये भी अंदर पाया जाता है। वायु जो है वो क्या पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाएगी। अब मैं इससे चाहता तो मैं डायरेक्ट इसको डी करा देता। हम आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5, 3 से 4 मतलब क्वेश्चन और बता देंगे, जिससे आपको मतलब 100 क्वेश्चन करोगे ना तो आप 300-400 क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे। 300-400 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये 100 क्वेश्चन नहीं है। आगे चलो, मिट्टी के नष्ट होने को तकनीकी भाषा में कहते हैं। अर्थात क्या मिट्टी के नष्ट होने को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन कहते हैं इसे। 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन क्या, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं कहलाता है स्थल मंडल, जल मंडल, जीवमंडल, वायुमंडल। तो इसका ऑप्शन ई सी करेक्ट होगा कि जिसमें जीवधारी रहते हैं तो वह जीवमंडल कहलाता है। झील पारिस्थितिक तंत्र है, झील है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, अजैविक पारिस्थितिक तंत्र है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसमें कृत्रिम भी नहीं है, अजैविक भी नहीं है, जलीय भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा छठे का डी, प्राकृतिक।
भूमि क्षरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक है, डी दे रखा है तो डी होगा ये सभी। पृथ्वी की सतह का कौन सा भाग वनाच्छिद है? मतलब कौन सा भाग, मतलब कितना प्रतिशत भाग है जिस पर वन है, कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 28% भाग है ना उस पर वन है। 28% वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं नीचे। 9वां, पौधों को वायु का शुद्धिकरण करने वाला क्यों कहा जाता है? कि पौधों हैं उसको वायु का शुद्धिकरण, जो पौधे हम लगाते हैं तो लोग कहते हैं ना कि इससे वायु शुद्ध हो जाएगी और ये जो अपना प्रकृति है उसमें जीवन बचा रहेगा, तो उसको क्यों कहते हैं? श्वसन के कारण कहते हैं, वाष्पोषण के कारण कहते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण के कारण कहते हैं? ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कोई नहीं गलत करेगा, ये तो होगा ही नहीं। 9वें का हो जाएगा सी। 10वां, भोपाल गैस त्रासदी हेतु उत्तरदायी गैस है। भोपाल गैस जब त्रासदी हुई थी वो उसमें कौन सी गैस थी जिस कारण वो त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ऑप्शन इज बी करेक्ट। 11वां, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना हुई है। देहरादून में इसकी स्थापना हुई है। आगे चलते हैं। 12वें, जैव विविधता दिवस है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, या फिर 29 दिसंबर को मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस पूछा है तो जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला 13वां, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं पृथ्वी द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, प्रकृति लिख रखा है तो प्रकृति द्वारा। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल क्वेश्चन आप कर दोगे, सभी हवा में उड़ा दोगे। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप प्रजनन से, टाइगर परियोजना से, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, पौधों की। ऑप्शन इज सी करेक्ट। चिपको आंदोलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधित है। इन सीटू संरक्षण तकनीक है, इन सीटू संरक्षण तकनीक है, इसमें से राष्ट्रीय पार्क इज करेक्ट होगा। 15वें का बी। कोई प्रजाति जो क्षेत्र, एक सेकंड जूम हो गया। कोई प्रजाति जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है कहलाती है। कोई ऐसी प्रजाति बताइए जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, उसका क्या कहते हैं? एंडेमिक प्रजाति कहते हैं, एल्पोटिक प्रजाति कहते हैं, या फिर सिमेटिक प्रजाति कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है तो उसको एंडेमिक प्रजाति कहते हैं। 16वें का ए। जैव विविधता की दृष्टि से समृद्धम क्षेत्र भारत में कौन सा है? जैव विविधता की दृष्टि से समृद्धम क्षेत्र भारत में पश्चिमी घाट क्षेत्र है। वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर का ट्रॉफिक स्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा D84। ये हर बार पूछा जाता है, ऐसे मान लो, ऐसा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन पारिस्थितिक में शेर का जो ट्रॉफिक स्तर है उसका ऑप्शन इज डी करेक्ट होगा, जो जिसमें लिखा हुआ है T4। आगे चलते हैं। 19वां, अधिकतम ऊर्जा निहित है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा का 10% नियम लिंडमान ने दिया था। तो इसमें उत्पादक में होती है, फिर उत्पादक से उपभोक्ता में चली जाती है, उपभोक्ता भी प्राप्त उपभोक्ता देते होते, इस प्रकार चल जाती है। ऊर्जा का 10% का नियम था जो लिंडेमान ने दिया था, इसे लिंडेमान का नियम भी कहते हैं। बायोगैस में प्राय निहित है। बायोगैस में CH4 होती है, इसे मेथेन गैस भी कहते हैं, मेथेन या फिर मीथेन। 21वां, फ्लोराइड प्रदूषण से प्रभावित होता है। मतलब फ्लोराइड जैसे पानी में फ्लोराइड होता है ना, तो उससे क्या हम पीते हैं ना, तो उससे दांत है ना, उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं दांत। 21वें का ए। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट विभिन्न प्रकार है। एक कोयले के प्रकार है। इसके मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कोयले के जो मतलब 4 प्रकार होते हैं ना, तो इसकी ट्रिक क्या है, जैसे ABVP पार्टी होती है अपने कॉलेज में, होती है ना, तो अपन क्या करना, ABVP की जगह अपने को करना है ABLP, ऐसे याद रख लेना। तो ए का एंथ्रेसाइट, ठीक है, बी से बिटुमिनस और ली से लिग्नाइट और पी से पीट, कोयला। तो हो गया याद, मतलब आपको याद रखना है ABLP, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं 23वें में। निम्न में से
कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक प्रकार है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र तो है पर उसका अजैविक प्रकार पूछा है। पौधे जैविक होते हैं, फंगस जैविक, ह्यूमस देखते हैं, बैक्टीरिया, तो इसमें ह्यूमस ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 23वें का सी, जो ह्यूमस है ना वो अजैविक प्रकार होता है, 23वें का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। स्थायी पारिस्थितिक तंत्र पहाड़, नहीं पहाड़ को तो हम तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, उसके साथ रेगिस्तान, रेगिस्तान की जगह क्या पता कल को कुछ झील बना दे, कुछ वन बना दे, कुछ भी कर सकते हैं, और वन को पता नहीं काट दे। पर ये समुद्र है ना, ये पारिस्थितिक तंत्र है, इसको कोई नहीं लेगा, इसको जो लाएगा वो खुद हिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 25वां, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है। कृषि, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, डी, इसका डी। कृषि के कारण भी लोग कहते हैं वनों को काट देते हैं फिर कृषि करते हैं, और ये गरीबी भी है, लोग इसको काट काट कर बेचते हैं, उस पैसे कमाते हैं। और जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, तो जगह चाहिए तो वनों को ही काटेंगे। 25वें का हो जाएगा डी। 26वां, पौष्टिकता स्तर पर डीडीटी का जैविक प्रवर्धन कहलाता है। ये पौष्टिकता स्तर पर डीडीटी का जैविक प्रवर्धन है ना, वो बी, जैविक आवर्धन कहलाता है। 26वें का बी। 27वां, पर्यावरण को सुधारा जा सकता है। पर्यावरण है उसको किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। वायु अपर्दन के द्वारा, अत्यधिक पेड़ों के गिरने से, संरक्षण से। इनमें पर्यावरण को किससे सुधारा जा सकता है, संरक्षण से सुधारा जा सकता है। ये अत्यधिक पेड़ों को गिराओगे तो ये तो पर्यावरण और खराब होगा, वायु अपर्दन से भी पर्यावरण खराब होगा, और इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। तो 27वें का हो जाएगा सी। 28वां, बेरंग अत्यधिक विषैली गैस जो श्वसन को प्रभावित करती हैं मतलब अत्यधिक विषैली गैस जो श्वसन को प्रभावित करती है वो कौन सी है। SO2, NO2, CO2, CO। ये भी हम लिख सकते थे अगर ये नहीं होता, तो 28वें का डी होगा, क्योंकि इसमें बेरिंग भी दे रखा है। 28वें का डी, 28वें का डी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और इस गैस को ही दम घोटू गैस कहते हैं। दम घोटू अर्थात ये छोड़ दी जाए ना तो इससे क्या व्यक्ति दम घोट कर मर जाता है, इसे दम घोटू गैस कहते हैं। साइलेंट किलर, साइलेंट और किलर इस गैस को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का एक कारण नहीं है। जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता, डी, नगरों का विस्तार। इसने पूछा कौन सी जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, तो इसमें 29वें का डी होगा। क्या नगरों का विस्तार हो रहा है, वो जनसंख्या मतलब ऐसा थोड़ी है कि नगरों का विस्तार हो रहा है। क्यों, क्योंकि नगरों का विस्तार हो रहा है जिसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है, नहीं है। जन्म दर बढ़ रही है, मृत्यु दर और जनन क्षमता, ये उसके में मतलब कारण ये है। तो इसके 29वें का हो जाएगा डी। 30वां चलते हैं अपन। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। कौवा, ठीक है, बया, मैना, बुलबुल। ये तो होंगे ही नहीं, और ये कैसे हो सकता है, ये तो आपने सब देखी हैं। तो बया है, ये सबसे छोटा होगा। इसको वीवर बर्ड भी कहते हैं, याद रखना, कभी कभी ये वीवर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा 30वें का बी, वीवर बर्ड। अगर आपको अब यहाँ तक आप आ गए हो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, पता नहीं उनका भी भला हो जाए। और आप ऐसा मत सोचा करो कि हम अगर दोस्तों को नहीं शेयर करेंगे, शेयर कर देंगे तो वो पढ़ लेंगे हमसे, ज़्यादा नहीं है। शिक्षा आप जितनी बांटोगे उतनी ही आपके पास बढ़ेगी। यही सरस्वती माता की आपके ऊपर कृपा होगी, और फिर आपकी मर्जी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 17 फरवरी को सबसे पहले ही हमारे ही चैनल पर आंसर की डाली जाएगी। आंसर की सबसे फास्ट, जैसे आप पेपर देख कर आओगे उसके तुरंत 20 या 30 मिनट बाद आपके पास आंसर की आ जाएगी। गैर जैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है, माफ़ कीजिएगा, तो इसका क्या होगा, पुनर्चक्रण होगा। गैर जैव निम्नीकरण 31वें का डी। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। कोयला करता है, हाइड्रोजन करता है, डीजल करता है, मिट्टी के तेल। ये आपको पता ही है, ये भी नहीं कम करता, ये भी तो, इसका तो आपको पता ही है। तो इसमें होगा कौन सा न्यूनतम पूछा है, तो इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। कागज है, डीडीटी है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है। तो इसमें जैव निम्नीकरण अर्थात इसको अपघटित किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा सरल तरीके से कागज़ को किया जाता है। ये जो तीनों है ना, DDT, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, ये लंबे समय तक है ना, लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं। तो ये तो अपने आप ही नहीं होंगे, तो इनमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन इज करेक्ट है, कागज़। मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ सही तरीके से समझाकर। हम वो टीचर नहीं है, अगर हमको नहीं आता है क्वेश्चन तो हम बता देंगे हमको ये नहीं आ रहा है, ये आप देख लेना। कई डायरेक्टर के आते हैं वो भी नहीं। और इसमें क्या है, लोग क्या करते हैं, प्राथमिक उत्पादक, चलो पादप। अब उसको बच्चे को समझाते नहीं है कि प्राथमिक उत्पादक, पादप, जो पादप हुआ ये किससे होगा। तो बस इसी कारण क्या है, बच्चा मार में मर जाता है। हम आपको ऐसा नहीं करेंगे, हमको आएगा तो ही हम आपको बताएंगे, वरना उस क्वेश्चन को ऐसे कह देंगे ये नहीं आता बच्चा, आप ये कहीं और से देख लेना, या फिर आपको बाद में बता देंगे। हाँ, तो 34वां क्वेश्चन क्या है? 34वां प्राथमिक पादप है। पादप प्राथमिक उत्पादक है। पादप पालतू पशु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये तो उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है, और ये तो अपघटक है। तो प्राथमिक उत्पादक अर्थात उत्पादक कौन करता है? तो पादप है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में छोड़ जाती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में छोड़ जाती है, तो क्लोरीन किसको नष्ट करती है? बीटा अणु को नष्ट करती है, हेलियम अणु को नष्ट करती है, ऑर्गन अणु को नष्ट करती है, या फिर ओजोन अणु को। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में छूट जाए तो क्लोरोफ्लोरो तो ओजोन को करेगी, दुश्मन है। तो ओजोन अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, ओजोन को O3 से लिखा जाता है, तो परमाणुओं की संख्या B होगी, अर्थात 3 होगी। 36वें का B। 37वां गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव उद्यान स्थित है। गिर है ना, अब वो गिर दे रखा है, तो गिर गै से शुरू होता है और गुजरात भी गै से शुरू होता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो ट्रिक से। तो 37 का हो जाएगा B। LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम, LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं इसे, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन इज C करेक्ट, लिक्विफाइड या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है असम में, केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। काजीरंगा पूछा है, तो काजीरंगा तो 39वें हो जाएगा A, असम में है। पराबैंगनी प्रकाश B विकिरण से होता है स्वाइन फ्लू, डायरिया, त्वचा कैंसर, एलर्जी। मतलब ये पराबैंगनी प्रकाश की जो विकिरण है उससे क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है उससे। रासायनिक समूह हेलोन्स कहाँ से उत्सर्जित होते हैं? तो ये मॉन्ट्रियल से उत्सर्जित होते हैं। 41वें का A, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और एक ये भी, और ये पूछ जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपघटकों में शामिल है जीवाणु, कवक, A और B दोनों। तो जीवाणु भी शामिल है और कवक भी शामिल है। अपघटक, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन अर्थात मृदा के बारे में अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। तो 43वें का हो जाएगा A। पेन का पूरा नाम क्या है? पेन का पूरा नाम क्या है? प्राइम एडेड नेचर, प्रॉक्सी एसीटोन नाइट्राइल, प्रिंसिपल ऑफ एडवांस नेशंस और प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। 44वें का हो जाएगा D, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ जाते हैं इनके। मतलब अगर 3-4 आपके पेपर होंगे ना, तुम्हें 2 पेपर में आ जाएगा। वैसे मैं आपको करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इनको तो रट ही लेना, मतलब भूल मत जाना। ये 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे 2-3 क्लास से लाऊंगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, पप्पू पास हो जाएगा। एड्स को प्रथम बार दर्ज किया गया था। एड्स है उसको प्रथम बार कहाँ? ये तो इसको USA में दर्ज किया गया था, USA में। तो 44वें का हो जाएगा D और 45वें का भी हो जाएगा D। 46वां रेगिस्तान की गर्मी को सहन करने वाला जंतु है, ये तो हमें पता ही है, ऊँट होगा। वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया की जाती है, क्या है? केंचुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, केंचुआ वर्मी कंपोस्ट की जाती है। किस वर्ण के कारण पौधों का हरा रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ओजोन स्तर उपस्थित है, ओजोन स्तर कहाँ उपस्थित है? सौरमंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में और बहिर्मंडल में। तो समताप मंडल है उसमें ओजोन स्तर उपस्थित है। किसने हरित क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, किसने हरित क्रांति की हिंसा पुस्तक लिखी है? तो वंदना शिवा है, उसने हरित क्रांति की हिंसा पुस्तक लिखी है। 50वें का A। MOEF का मतलब है, MOEF का क्या मतलब है? वन ऊर्जा मंत्रालय,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ईंधन एवं ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय। 51वें का होगा बी। जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है वह MOEF होता है। मृदा में पानी का मुख्य स्रोत है बरसात, नदी, नहर, झील, तो बरसात होगा इसका। 53वें का ए। कौन सी निष्क्रिय गैस कैंसर उपचार में प्रयोग की जाती है? कौन सी निष्क्रिय गैस है जो कैंसर का उपचार करती है ना, तो उसमें मतलब उपयोग की जाती है, तो रेडोन गैस है वो। ओजोन स्तर अवशोषित करती है गामा किरणों को, एक्स किरणों को, अवरक्त लाल पराबैंगनी किरणों को करती है, पराबैंगनी किरणों। 54 में हो जाएगा डी। ऊर्जा का परम स्रोत है लकड़ी, कोयला, जूल, ये कैसे हो जाएगी भाई ऊर्जा का? ऊर्जा सूर्य है, सूर्य से बड़ा तो कोई नहीं है। 55 का डी। पंपास घास तल पाए जाते हैं। पंपास घास तल वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, फ्रांस में, अर्जेंटीना में। तो पंपास घास हैं वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। आयुष्मान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आयुष्मान का मुख्यालय स्थान में का ए हो जाएगा मार्क्स, स्विट्जरलैंड में क्या है वो आयुष्मान का मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक कचरे के लिए एक अभिनव उपचार है? ऑक्सीजन के अभाव में जलाना, मिट्टी की सतह के नीचे 500 मीटर गहराई में दबाना, पॉलीब्लेंड और स्थिर विद्युत अवक्षेप। तो इसका होगा पॉलीब्लेंड है और इसका अभिनव उपचार है। झूम खेती के कारण कहाँ निर्वनीकरण होता है? क्या झूम खेती के कारण? भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य, दक्षिण भारत, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और उत्तर भारत। तो इसका होगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। 59वें का सी। भारत में ध्वनि प्रदूषण के लिए स्वीकृत प्रास है 40 से 45 डेसिबल। 60वें का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकृत स्रोत नहीं है? तो नवीनीकृत स्रोत है वो नवीनीकृत तथा उसे दोबारा यूज में कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश मतलब ये तो असीमित है। वन्य जीव है वो उसको हम मतलब वन्य जीव उसको अभी उगाते हैं, फिर काटते हैं, फिर वापस भी उगा सकते हैं। पर जो खनिज है उसको एक बार यूज कर लिया तो वह दोबारा नहीं कर सकते। इनमें से कौन सा नवीनीकृत स्रोत नहीं है? तो 61वें हो जाएगा सी। 62वां, पादप की वृद्धि के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम है? तो 62 का होगा दोमट मृदा। पादप की वृद्धि के लिए जो दोमट मृदा होती है वह सर्वाधिक सर्वोत्तम होती है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाला मुख्य प्रदूषण कौन सा है? तो स्वचालित वाहनों से निकलना जो अपन स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं उनसे मुख्य प्रदूषण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। रेडियोधर्मिता का मापन क्या जाता है? इंपॉर्टेंट। जो रेडियोधर्मिता है उसका मापन है ना वो गेगर मूलर काउंटर में किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मतलब रट लेना, गेगर मूलर काउंटर। 64वें का हो जाएगा ए। और 65वां है पर्यावरण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। पर्यावरण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब सूर्य है तो और कहीं क्यों जाना? तो 65वें का ए। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? ये सबको तो आपको आता ही होगा, बहुत सरल है, आर्द्रभूमि से ये संबंधित है। 67वां, एड्स के रोग की पहचान का निश्चयात्मक परीक्षण किया है। एड्स के रोग की पहचान का निश्चयात्मक परीक्षण, इसमें एक तो एलिसा दिया हुआ है, एक वेस्टर्न ब्लॉक दिया हुआ, एक ESR दिया, एक PCR, ये तो होगा ही नहीं। इसमें क्या है, अगर एलिसा है ना, इसमें अगर मैं आपको बताऊं सही उत्तर कौन सा माना जाएगा तो ये वेस्टर्न ब्लॉट माना जाएगा, क्योंकि एलिसा है पहले इसका परीक्षण किया जाता है। जिसको भी हो, भगवान करे किसी को भी ये रोग नहीं हो और सबको भी सही कुशल मंगल तरीके से रखे और ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, सभी के ऊपर बना रहे। तो इसमें क्या पहले एलिसा परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या ये परिणाम को सही तरीके से बताता है, मतलब अगर रोग है तो उसको बता भी सकता है, अगर इसमें रोग है तो ये मतलब उसको नहीं भी बता सकता था। इसमें त्रुटि है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। यह जो एलिसा परीक्षण है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। अगर इसमें परिणाम कुछ उल्टा पुल्टा दे दिया, इसने त्रुटि कर दी, तो इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट कहता था। इसलिए 67 का बी आंसर राइट होगा। मानव जनसंख्या वृद्धि वक्र होता है, ये तो आपको पता है। 68वें का तो ए होगा, एस वक्र। नाइट्रेट से होने वाला रोग, मतलब नाइट्रेट से कौन सा रोग होता है? तो नाइट्रेट से ब्लू बेबी लक्षण अर्थात ब्लू बेबी सिंड्रोम। जल को स्वच्छ किया जाता है
क्लोरीन से, ओजोन से, पराबैंगनी किरणों से, डी, ये सभी से जल को स्वस्थ किया जाता है। भारत को वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का वाटरमैन एक ही है, राजेंद्र सिंह। 74वें का सी। डीडीटी अवशेष खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गुजरते हैं जिसमें जैव आवर्धन होता है, क्योंकि डीडीटी है लिपिड में घुलनशील, माध्य रूप से विषाक्त, जलीय जीवों के लिए निरावश्यक, जल में घुलनशील। तो इसका होगा लिपिड में घुलनशील। 72वें का ए। भारत का एकमात्र जंगली कपी है हनुमान लंगूर, रिसेस मकाक, हुलाक गिब्बन, लाइक टेल्ड मकाक। क्या पूछा है? भारत का एकमात्र जंगली कपी है, कपी होगा हुलाक गिब्बन। 73वें का सी। पृथ्वी ग्रह पर पेंगुइन पाए जाते हैं। अभी ये तो बहुत चर्चा में रहा है विषय पेंगुइन वाला। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। 3R का सही क्रम क्या है? 3R का रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल है वो 3R का सही क्रम होता है, इम्पोर्टेंट है। किस जलीय स्तनपायी को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में नामित किया गया? कौन सा जलीय, जल में रहता है और स्तनपायी है, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु? तो इसका वो डॉल्फिन का है, ये रही। 76वें का होगा ए, डॉल्फिन। यार जो मत तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? मतलब ऐसा रेशा नहीं है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। कपास भी प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे हमारे यहाँ काम करते हैं उस नरमो भी जुड़ है। जूट, ये आपको पता ही, ऊन, ये तो भेड़ों पे होती है। नाइलोन है, ये प्राकृतिक नहीं है, इसको बनाया जाता है। स्वतंत्र में डी ऑप्शन इज राइट। भारत में एशिया चीता की स्थिति है। एशिया चीता पूछा तो विलुप्त है भाई, क्या करें, स्थिति बहुत गड़बड़ है एशिया चीता की भी। 79वां क्वेश्चन। कुछ पशुओं को गोबर उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? खाद। ये तो आपकी दादी भी बता देगी इस आंसर को। माही बजाज सागर बांध स्थित है किस नदी पर है? माही नदी पर है। अर्थ ओवर किसके द्वारा आयोजित किया गया है? यूनेस्को द्वारा, अर्थ और फाउंडेशन द्वारा, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य। अर्थ और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा ना ये आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में। दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य पीठ। निम्न में से कौन सा वर्षा का मुख्य कारण है? वर्षा का मुख्य कारण वाष्पीकरण भी है, संघनन भी है। इसका होगा सी, ए और बी दोनों। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये जैव विविधता प्राधिकरण है वो चेन्नई में स्थित है। 83 का बी। भारत में किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ? इम्पोर्टेंट है, 1973 में प्रारंभ हुआ था। 85 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में सभी बसों को सीएनजी पर चलाने के लिए प्रवर्तित किया गया था 2002 के अंत तक। 86 का हो जाएगा बी, पर हुआ नहीं, क्या करें, चल तो नहीं रही है ना। प्रदूषित हवा से कणी कणीय पदार्थ को हटाने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण है स्थिर विद्युत अवक्षेप, चक्रवाती विभाजक, प्रक्षेप विभाजक, मार्जक। तो इसका होगा 87 का एक, स्थिर विद्युत अवक्षेप। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसकी गुणवत्ता को सुरक्षा एवं सुधार करता है? वायु, जल, मृदा, ये सभी। तो 88 का ये सभी। आप 88 क्वेश्चन तक आ गए हो। अब 89वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको अभी तक वीडियो में ऐसा लग रहा है इस बंदे ने जो कराया उसमें दम में समझा रहा है सही तरीके से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बता देना। हाँ, कहीं कहीं त्रुटि हो सकती है और भूल चूक से कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं 100% सही बता रहा हूँ, मैं तो अपनी ओर से बता रहा हूँ। भूल चूक में कभी कहीं ध्यान और हो, क्योंकि ये कभी कभी ग्लिच कर जाता है ये, तो उसकी वजह से क्या कुछ गलत टिक लग जाए तो वो आप कमेंट में बता देना कि सर आपने यहाँ ये कर दिया है, तो उसको सुधारा जाएगा आगे से। और उसके लिए आप से हमारा क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ गलत बता दिया गया हो कि जल्दी में कहीं ध्यान हो रहा हो, तो आपसे क्षमा है। और चलो आगे चलते हैं 89वें क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सापेक्ष योगदान देने वाली दो गैस हैं।
इसने पूछा ग्रीन हाउस गैस में उसमें सबसे अधिक जो योगदान देती है वो कौन सी गैसें हैं, तो CO2 और CH4 है। वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, जब इसका pH निम्न के नीचे होता है। कि जो वर्षा है उसको अम्ल वर्षा कब कहा जाता है, उसको क्वेश्चन भी ये तो इस तरीके दूसरा पूछा जाता है, अम्ल वर्षा का pH मान बताओ। और अम्ल वर्षा जब होती है तो उसका pH क्या होता है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज में पूछ लिया। वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है जब इसका pH मान निम्न के नीचे होता है। किसके नीचे उसका pH मान होता है, तो 5.6 के जब इसका नीचे होता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। 90 का हो जाएगा D। ओजोन की मोटाई निम्नानुसार मापी जाती है। ओजोन की मोटाई है वो किसके अनुसार मापी जाइए, तो इसका हो जाएगा DU, डोप्सन यूनिट। रोड मैप के अनुसार पेट्रोल और डीजल में गंधक सामग्री को 42% तक कम करने का लक्ष्य है। रोड मैप के अनुसार पेट्रोल डीजल को कितने % तक कम करने का लक्ष्य है, तो 50 ppm तक कम करने का लक्ष्य लिया गया है। लक्ष्य पता नहीं कब ये इसका कन्वर्ट होगा, पर लक्ष्य तो ले लिया गया है। निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा से संबंधित समस्या नहीं है, आकस्मिक रिसाव, रेडियोधर्मी आपत्ति का सुरक्षा निवारण, वैश्विक ऊष्मा, और D जिसमें A और C दोनों दिए। क्वेश्चन दोबारा पूछो, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा से संबंधित समस्या नहीं है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो समस्या है वो कौन सी नहीं है, आकस्मिक रिसाव, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षा निवारण, सुरक्षित निपटान, और वैश्विक ऊष्मा। मतलब ये वैश्विक ऊष्मा ये इससे परमाणु ऊर्जा से संबंधित थोड़ी है, तो इसका होगा 93 का C। 94 बुरा ओजोन है। बुरा ओजोन कौन सा है, 94 क्वेश्चन है। बुरा ओजोन निचले वायुमंडल में निर्मित होता है, सौरमंडल में निर्मित होता है, पौधे और जानकारी को हानि पहुंचाता है ये, परंतु घातक नहीं है। इसका होगा D, 94 का D सभी है बुरा ओजोन। इंपॉर्टेंट, हरे मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण के विरुद्ध किया जाता है, तो इसका जो प्रदूषण है हम मतलब हरे मफलर इसमें क्या है, रोड के चारों ओर पौधे लगा देते हैं, तो उसका उपयोग कौन से किया जाता है, तो सौर। हम चलते हैं तो रोड होती है तो उसके चारों ओर पौधे नहीं होते हैं क्या, यहाँ तो साधन चलती है तो उनके शोर को कम करने के लिए वो पौधे लगाए जाते हैं। तो 95 का हो जाएगा D। 96 किसके बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था गलत सूचना होती है, किसके बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था गलत सूचना होती है। 96 का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, मॉन्ट्रियल कनाडा में हस्ताक्षर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ तो उसके बारे में कौन से गलत है, असत्य है। मॉन्ट्रियल कनाडा में हस्ताक्षर हुए ओजोन शरण वाले पदार्थों उत्सर्जन के नियंत्रण करने के लिए 1987 में प्रभावी हुए, ये गलत है, 1987 में नहीं हुए। तो 96 का हो जाएगा D। दिल्ली जैसे लगभग सभी भारतीय महानगरीय शहरों में प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है निलंबित कणिकीय पदार्थ SPM, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 97 के क्वेश्चन क्या है, दिल्ली जैसे लगभग सभी भारतीय महानगरीय शहरों में प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है, तो निलंबित कणिकीय पदार्थ SPM है। 97 का हो जाएगा A। 98 CPCB का अर्थ है नियंत्रण प्रदूषण केंद्रीय बोर्ड, यही है। 97 का हो जाएगा A, नियंत्रण प्रदूषक केंद्रीय बोर्ड। चलो 99वां क्वेश्चन आ गया, और 99 के क्वेश्चन के आप फेयर में मत फंस जाना। फेयर में जब नहीं बसोगे, जब हमारी द्वारा ली गई क्लासें आपको आप देख लोगे तो उसमें से सभी क्वेश्चन आ जाएगा। और 99 का फेयर है, ये बहुत बड़ा होता है भाई। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निरोध अधिनियम ... में लागू हुआ, परंतु इसमें संशोधन करके ... में किया गया। तो इसमें 1981 में ये लागू हुआ था और 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। तो 99 का हो जाएगा A। आज का अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, घरेलू माल प्रवाह के जीव निम्नीय कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किसके द्वारा क्रियाधर के रूप में किया जाता है, तो 100वें का A हो जाएगा जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव। बच्चों आप ऐसे सोचोगे यार लास्ट के क्वेश्चन कठिन है, तो मैं बता दूं 100 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 30 से 40 इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट होते हैं अर्थात मीडियम स्तर की। 10 क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं इन्हीं में से। और जैसे दोबारा बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन आए, 10 तो एकदम इजी मतलब हर कोई कर देगा, और 20 से 30 मॉडरेट, 30 से 40 मतलब बहुत कठिन होंगे 30 से 40, और 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं
मतलब इस 10-20 क्वेश्चन तो बच्चों को मतलब बहुत जो बच्चे पढ़ते हैं ना वही कहते हैं यार 10-20 क्वेश्चन तो इससे होगी जो हमारे पढ़े हुए भी नहीं है। अभी जो 12 फरवरी को पेपर हुआ था, 12 फरवरी 2026 को थर्ड सेमेस्टर वाला हुआ कंप्यूटर का, उसमें जिन बच्चों ने बहुत दबा कर तैयारी की थी ना, उनमें भी सिर्फ 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो किसी को हवा ही नहीं लगी यार ये क्वेश्चन तो कौन है। उन 10 क्वेश्चनों को वो बंदा ही कर सका था जिसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन थी और उसने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ था। कंप्यूटर मतलब आपका जो थर्ड सेमेस्टर में पेपर होगा ना एलिमेंट्री कंप्यूटर होगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सब्जेक्ट है जैसे आपका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उस तरीके से, तो इसमें तो बहुत डीप में पढ़ाया जाता है, तो फिर वो तो एलिमेंट्री को कर ही देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, 20-30 क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होते हैं। आपको घबराना नहीं है, क्यों आपको क्या चाहिए, आपको जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे तो आज में उसमें 36 ही तो करनी है। आप 40 का टारगेट लेकर चलोगे और पढ़ो जब 50 का टारगेट लेकर चलो, और जब करने जाओ तो 140, तो आपको पहले पेपर में वो क्वेश्चन कर देने हैं। जैसे 100 क्वेश्चन है ना ऐसे से, तो आपको पहला आता है, हाँ पहला तो पक्का राइट है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस प्रकार आप 100 तक चले जाओ, 100 तक चले जाए कि मतलब 100 पहले वो क्वेश्चन करो कि ये तो हमारे एकदम राइट है, इनको तो कोई गलत कहे होगा ही नहीं। फिर आप पीछे जाओ और फिर गिनो, जैसे आप गिनोगे तो आपको ऐसे लगेगा, मतलब मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ, 36 से ज़्यादा हो जाएगी तो आप पास होंगे। फिर आपको लगेगा नहीं यार मेरे तो 30 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं और मुझे क्या 6 क्वेश्चन और चाहिए, 6 क्वेश्चन और चाहिए। आपने 100 में से मतलब किया पहली बार में तो आपके 30 सही हुए और आपने 30 को टिक किया, मतलब ये 30 तो आपकी राइट है और बाकी रह गए 70 क्वेश्चन। अभी 70 में तो आपको 6 क्वेश्चन चाहिए और नेगेटिव मार्किंग आपके है नहीं, तो आप क्या काम करो, 70 क्वेश्चन है ना तो उन 70 क्वेश्चनों में एक ऑप्शन पकड़ दो। जैसे मतलब सभी 70 है ना, या इससे करो कि सभी 70 में ए भरूँगा, या फिर सभी में बी भरूँगा, या सभी में सी भरूँगा, या सभी में डी भरूँगा। तो मतलब आप 70 होगा तो उस 70 में अब मान लो आपने ए भरा तो उस 70 में से कम अपने को 6 ही चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ 10+ क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर ए होगा। तो आप उस तरीके से करना, आप ऐसे मत करना नहीं पहले 10 में ए भरूँगा, तो आपके अब 70 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें या तो ए पकड़ लेना, ए भर देना, या बी पकड़ देना, या सी पकड़ लेना, या डी भर देना। क्योंकि जो एग्ज़ाम सेटर करता है ना एग्जामिनर, उसमें मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं ना और आपके 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें वो ऐसा करता है कि 20 क्वेश्चन में ए देगा, मतलब उसको पहले से उसके पास होता है कि वह 20 क्वेश्चनों में बी देगा और 20 में सी देगा, और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ए और बी दोनों देते हैं। तो आपके वो 70 क्वेश्चन रहे ना बाकी, तो उसमें आप में एक ऑप्शन पकड़ लेना, वही भर देना, आप आराम से पास हो जाओगे आराम से। तो ये मतलब कुछ ट्रिक होती है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, और तो ये क्या है अनुभव से आती है, और लोग कुछ बताते नहीं हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये दूसरा क्यों पास हो यार हम पास हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगली क्लास भी आपके इसलिए लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे आपके लिए क्लास, और आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो आज ही डाल दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।